हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर 4th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है हमारा फंडामेंटल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का। तो इससे रिलेटेड जो है मैं एक वीडियो डाल चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी या प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग जो है वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए जिससे मैं जो वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आपको बता दूं कि आप लोगों को जो है इन दो वीडियो जो मैंने एक ये डाली है और इससे पहले की जो वीडियो है, ये दो ही वीडियो पढ़ पाएंगी। और जो है ये और वो ये दोनों वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है, एक दो बार देख लीजिए। फिर उसके बाद आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना है। किसी भी यूनिवर्सिटी का हो क्वेश्चन पेपर आपको जो है देख लेना है, जिससे क्या होगा कि इस वीडियो से इन वीडियो जो मैं डालूंगा वो और जो आप अलग से पढ़ेंगे वो उससे ही क्वेश्चन आपका बन जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि प्रथम ट्रांसजेनिक फसल का नाम क्या है। तो पहली जो है ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है और उसका नाम क्या है। तो तंबाकू जो है सबसे पहली ट्रांसजेनिक फसल है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि किसका उपयोग उच्च जीवों में जीन क्लोनिंग के लिए एक वेक्टर के रूप में किया जाता है। तो पूछा क्या गया है कि किसका उपयोग उच्च जीवों में जीन क्लोनिंग के लिए एक वेक्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, रेट्रो वायरस है, रेड्रो नहीं रेट्रो है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न इस प्रश्न में पूछा गया है कि टेपीपोटेंसी सबसे पहले किसके द्वारा देखी गई थी। तो टेपीपोटेंसी जो है सबसे पहले किसके द्वारा देखी गई थी, वो है गुहा और महेश्वरी गुहा, ठीक है। गुहा और महेश्वरी के द्वारा जो है देखी गई थी। टेपीपोटेंसी सबसे पहले किसके द्वारा देखी गई थी, वो देखी गई थी गुहा महेश्वरी के द्वारा देखी गई थी। फिर उसके बाद आता है कि एगारोज का उपयोग मोलिकुलर बायोलॉजी में किया जाता है, जो कहाँ से प्राप्त होता है। तो कहाँ से प्राप्त होता है, शैवाल से प्राप्त होता है, जो कि शैवाल से प्राप्त होता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि ट्रांसपोजोन को कहा जाता है। तो ट्रांसपोजोन को क्या कहा जाता है, जंपिंग जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रांसपोजोन को जंपिंग जीन कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि जर्म प्लाज्म को बहुत कम तापमान पर संग्रहित करने की प्रक्रिया है। तो जर्म प्लाज्म को बहुत कम तापमान पर संग्रहित करने की प्रक्रिया कौन सी है, वो है क्रायोप्रिजर्वेशन है। कौन सी है, क्रायोप्रिजर्वेशन है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि टिश्यू कल्चर तकनीक के लिए पोषक माध्यम है। तो टिश्यू कल्चर तकनीक के लिए पोषक माध्यम कौन सा है, सूक्ष्म व वहद पोषक तत्व वृद्धि हार्मोन अगर विटामिन ग्लूकोज। तो फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि कार्टोतक कहलाता है। कार्टोतक क्या कहलाता है, पादप खंड जिसका उपयोग संवर्धन हेतु किया जाता है। तो क्या कहलाता है, पादप खंड जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, संवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि जीन दुरेपी तकनीक का उपयोग होता है। ठीक है, पूछा गया है कि जीन द्विरूपी तकनीक का उपयोग किया जाता है। द्विरूपी तकनीक का उपयोग कैसे किया जाता है, आनुवांशिक त्रुटि ठीक करने के लिए। किसके लिए किया जाता है, आनुवांशिक त्रुटि जो है ठीक करने के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद आता है बीटी कपास कहते हैं। तो बीटी कपास किसे कहते हैं, वो कहते हैं दो अलग अलग कपास के पौधों के को प्रजनन करके कपास की नई किस्म प्राप्त करना क्या कहलाता है, बीटी कपास कहलाता है। दो अलग अलग कपास के पौधों की प्रजनन करके कपास की नई किस्म प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, बीटी कपास कहलाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है कि बायोरिएक्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो बायोरिएक्ट का जो है उपयोग किसके लिए किया जाता है, वांछित उत्पाद बनाने वाली कोशिकाओं के संवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है।
फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि ग्लूकोज का उपयोग टिश्यू कल्चर तकनीक में पोषक माध्यम के किस रूप में किया जाता है? तो किस रूप में किया जाता है? कार्बन के रूप में किया जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न इस प्रश्न में पूछा गया है कि बीटी कपास ट्रांसजेनिक फसल का व्यवसायीकरण किया जाता था या किया गया था। बीटी कपास ट्रांसजेनिक फसल का व्यवसायीकरण किया गया था। तो कहाँ किया गया था? मोनसांटो द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मोनसांटो द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया है कि बीटी बैगन को विकसित किया है। तो बीटी बैगन को जो है किसने विकसित किया है? तो पी आनंदा कुमार ने विकसित किया है। ठीक है, पी आनंदा कुमार ने विकसित किया है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि प्रोटोलास्ट संवर्धन में पहला कदम सर्बिटोल या मैनिटिल में घुले। तो इसका जो क्या है राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओस्माटिक संहता एक संकेतिक विलयन है। कौन सा है? ओस्माटिक संहता एवं संकेतिक विलयन है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि टोरिपोटेंसी क्या है? तो टोरिपोटेंसी क्या है? कोशिका से पूर्ण पादप उत्पन्न होने की क्षमता है। क्या है टोरिपोटेंसी? वो है कोशिका से पूर्ण पादप उत्पन्न होने की क्षमता है। फिर उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि कायिक भ्रूण क्या है? तो कायिक भ्रूण का क्या है? वो है कार्टोटक की कोशिका से भ्रूण जैसी संरचना का विकास। क्या है? कार्टोटक की कोशिका से भ्रूण जैसी संरचना का विकास ही है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न की आनुवांशिक भिन्नता कार्टोटिक में पाई जाती है जो टिश्यू कल्चर की तकनीक से प्राप्त होती है। तो कौन सी टिश्यू कल्चर की तकनीक से प्राप्त होती है? वो है सोमाक्लोनल विचलन है। कौन सा है? सोमाक्लोनल विचलन है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है? तो पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है? जीन को अलग करना है। पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है? जीन को अलग करना। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि मेरिस्टेम कल्चर है। तो मेरिस्टेम कल्चर क्या है? विलगित। मेरिस्टेम कल्चर है एक विलगित। कैसा विलगित है? परिपक्व भ्रूण है। फिर उसके बाद पूछा गया है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि मूल उत्तक की बढ़ती कोशिकाओं से उत्पन्न शिक्षित रूप व्यवस्थित पल्ली दीवार वाली पेशे क्राइमेटस कोशिकाओं का एक अनाकार द्रव्यमान होता है। तो कैसा होता है? कैलस प्रकार का होता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि जैक का पूर्ण रूप है। तो जैक का पूर्ण रूप क्या है? GEAC का पूर्ण रूप क्या है? वो है जेनेरिक इंजीनियरिंग एप्रियल कमिटी है। क्या है? जेनेरिक इंजीनियरिंग एप्रियल कमिटी है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि पादप उत्तक संवर्धन है। तो पादप उत्तक संवर्धन क्या है? एक इन विट्रो कल्चर है। क्या है? इन विट्रो कल्चर है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि प्रतिबंधित एंजाइम उत्पादन के लिए कौन जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? प्रतिबंधित एंजाइम उत्पादन के लिए कौन जाना जाता है? जीवाणु जाना जाता है प्रतिबंधित एंजाइम उत्पादन के नाम से, मतलब उत्पादन के लिए जाना जाता है। फिर उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि पौधों के भाग का इन विट्रो संवर्धन मांगता है। तो क्या मांगता है? pH लेवल सही मांगता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि गोल्डन राइस एक नए प्रकार का चावल है जिसका इसलिए नाम रखा गया है। तो किसके लिए नाम रखा गया है? गोल्डन राइस का जो है दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में गोल्डन राइस के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। ठीक है। फिर इसका उत्तर क्या बताया गया है कि बीटा कैरोटीन की उपस्थिति इस अनाज की
पीला, नारंगी या सुनहरा रंग देती है। कैसा रंग देती है? सुनहरा रंग देती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है कि जैव प्रौद्योगिकी के जनक कौन है? तो जैव प्रौद्योगिकी के जनक कौन है? कार्ल एराकी हैं। जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी के जनक कौन है? कार्ल एराकी हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि कौन सा क्लोनिंग का प्रकार नहीं है? तो कौन सा क्लोनिंग का प्रकार नहीं है? वो है सामुदायिक क्लोनिंग नहीं है। ठीक है, कौन सा क्लोनिंग का प्रकार नहीं है? सामुदायिक क्लोनिंग। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि कैलाश की अनूठी विशेषता है। तो कैलाश की अनूठी विशेषता क्या है? क्या है? वो है यह जड़, अंकुर और भ्रूण को जन्म दे सकता है। कैसे जन्म दे सकता है? यह जड़, अंकुर और भ्रूण को जन्म दे सकता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। जेनेटिक इंजीनियरिंग को किस रूप में भी जाना जाता है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को किस रूप में भी जाना जाता है? पुनर्योगज डीएनए तकनीक के रूप में जो है जाना जाता है। पुनर्योगज डीएनए तकनीक के रूप में जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक काइटेटिक का उदाहरण है? तो निम्न में से कौन सा एक काइटेटिक का उदाहरण है? तो काइटेटिक, सॉरी ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, काइनेटिक है या काइटेटिक है। ठीक है, ये देख लेना दोस्तों अपने हिसाब से। इसका उत्तर है पादप उत्तक। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि किस प्रकार का प्रतिबंधित एंजाइम अपने मिथाइलेज से स्वतंत्र है? तो किस प्रकार का? वो है टाइप 2 प्रकार का। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि प्रतिबंधित एंजाइम की खोज किसने की थी? तो प्रतिबंधित एंजाइम की खोज किसने की थी? वर्नर अर्बर ने की थी। किसने की थी? वर्नर अर्बर ने की थी। किसने? वर्नर अर्बर ने की थी। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया है कि सुनहरे चावल में कौन सी अग्नि शामिल है? तो सुनहरे चावल में जो है कौन सी अग्नि शामिल है? वो है डेफोडिल्ट। कौन सी? डेफोडिल्ट। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि पीसीआर मशीन के रूप में भी जाना जाता है। मशीन को किसके रूप में जाना जाता है? किसके रूप में जाना जाता है? थर्मल साइक्लर के रूप में जाना जाता है। थर्मल साइक्लर के रूप में जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि सुनहरा चावल पिछली किस्मों की तुलना में कितना गुना अधिक बीटा कैरोटीन पैदा करता है? तो सुनहरा चावल जो है पिछली किस्मों की तुलना में कितने गुना अधिक बीटा कैरोटीन पैदा करता है? तो कितने गुना अधिक बीटा कैरोटीन पैदा करता है? वो है 20 कैरोटीन। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि डीएनए फिंगरप्रिंट किसकी पहचान में उपयोगी है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट किसकी पहचान में उपयोगी है? वो है शंकर के माता पिता के लिए। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है फिर उसके बाद आता है दोस्तों अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया है कि जीव द्रव्य पृथक्करण के लिए मुख्यतः किस काइटेटिक का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? पत्ती का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया है कि पीसीआर तकनीक आधारित है। तो किस पर आधारित है? कृत्रिम प्रक्रिया पर आधारित है। उसके बाद आता है कि प्लाज्मिड किसके छोटे छल्ले होते हैं? प्लाज्मिड किसके छोटे छल्ले होते हैं? तो किसके होते हैं? डीएनए के जो है प्लाज्मिड जितने छोटे छल्ले होते हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि कौन सी डीएनए मार्कर विकसित किया गया है? ये किया गया था। तो कौन सा है? रेफलप है, या इसे कह सकते हैं RFLP है। कौन सी डीएनए मार्कर पहले विकसित किया गया था? तो कौन सा था? वो है RFLP। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि आणविक जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? तो आणविक जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? एस्टवरी ने दिया था। किसने दिया था? एस्टवरी ने दिया था। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि डीएनए से mRNA बनने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। डीएनए से mRNA बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि IAA
एवं IVA किस श्रेणी के वृद्धि नियंत्रक हैं? तो किस श्रेणी के वृद्धि नियंत्रक हैं? वो हैं अग्निमन के हैं। इसमें कुछ थोड़ा सा दिक्कत है, अपने हिसाब से देख लेना दोस्तों, वो समझ में नहीं आ रहा है इसका। फिर आता है अगला प्रश्न कि पहली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के खोजकर्ता कौन है? तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के खोजकर्ता कौन है? स्टैनली नॉर्मन कोहने हैं। ठीक है, कौन है? स्टैनली नॉर्मन कोहेन। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया है कि ट्रांसजेनिक शब्द किसने दिया था? तो ट्रांसजेनिक शब्द किसने दिया था? गार्डन और कड्डी ने दिया था। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि परिवर्तन प्रौद्योगिकी की किसके रूप में जाना जाता है? तो परिवर्तन प्रौद्योगिकी को किसके रूप में जाना जाता है? पुनर्योगित DNA तकनीक के रूप में जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि लंबे समय तक सुरक्षित भंडारण के लिए क्रायो प्रिजर्वेशन का इस्तेमाल होता है। तो कौन से क्रायो प्रिजर्वेशन का इस्तेमाल होता है? वो है बीज भोरे उत्तक का। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, बीज और उत्तक का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि PCR एक कौन सी प्रक्रिया है? तो PCR जो है कितनी प्रकार की प्रक्रिया है, कितने स्टेप की प्रक्रिया? वो है 3 स्टेप की प्रक्रिया है PCR। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया है कि केसीबी मुलिस एक अमेरिकन थे। तो कैसे थे? बायोकेमिस्ट थे। कैसे थे? बायोकेमिस्ट थे। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि जिसमें पूछा गया है कि आणविक मार्कर प्रौद्योगिकी में उपयोग है। तो आणविक मार्कर प्रौद्योगिकी में उपयोग है कौन सा है? जीन मैपिंग है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया है कि जीव द्रव्य शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो जीव द्रव्य शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? वो है पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव्य शब्द का प्रतिपादन किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था? पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि एलेक जैकरी का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो एलेक जैकरी का नाम किससे जुड़ा हुआ है? वो है DNA अंगुल छिपन है। क्या है? अंगुल छिपन। देखो दोस्तों, इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो समझ में ही नहीं आते हैं, तो आप अपने हिसाब से देखिए, पढ़िए। जैसे जो चीज़ हमारे एक बार में जो भी हमें समझ में आया है वो मैंने बताने की कोशिश करी है। ठीक है, और आप भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए। आप लोगों ने अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे BSc एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको सारी की सारी वीडियो, सारे के सारे PDF आप लोगों को जो है टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जो कि आपको जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको अब देख रहे हैं कि अब जहाँ तक होगा टेलीग्राम पर कम और व्हाट्सएप का थोड़ा ध्यान दिया जाएगा। टेलीग्राम पर भी ध्यान दिया जाएगा और व्हाट्सएप पर भी ध्यान दिया जाएगा कि व्हाट्सएप का आपका ग्रुप बनाया जाए और जिसमें बातें हो सकें कि मतलब क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए, और जो भी PDF वगैरह हो, नोट्स हो आपके, वो सारे के सारे आपको प्रोवाइड कराए जा सकें। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।